बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अब इस वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं लैरिंजियल नर्व को। ठीक है, लैरिंजियल नर्व बेसिकली जो है ना हमारे पास वो वेगस नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, अब इसकी भी फर्दर कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसमें सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और फिर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की ब्रांच इंटरनल लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, तो इस तरह से आपको ना इसकी ब्रांचेस याद रखनी है और ब्रांचेस किन मसल्स को इनर्वेट करती हैं ये बात याद रखनी है आपने। तीसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि कौन सी नर्व के डैमेज होने से क्या असर बॉडी के ऊपर पड़ेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर लैरिंजियल नर्व। लैरिंजियल नर्व इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे ये ईएनटी के एग्ज़ाम के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप कोर्स ऑफ लैरिंजियल नर्व देखेंगे। लैरिंजियल नर्व जो कि ब्रांच है वेगस नर्व की, ये आपके ट्रैकिया को और आपके लैरिंग्स को सप्लाई करती है और लैरिंग्स के मसल्स को सप्लाई करती है, वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करती है और साउंड प्रोड्यूस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो वेगस नर्व है इसकी ब्रांचेज होती हैं हमारे पास लैरिंजियल नर्व। अब लैरिंजियल नर्व में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं दिस इज़ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ये इसकी फर्स्ट ब्रांच होती है। और उसके बाद इसकी जो ये नीचे वेगस नर्व जब नीचे जाके आर्च ऑफ अराउंड के आयोटा के अराउंड जो है विंड कर जाती है, ये पूरा सर्किल बना देती है, घूम बना देती है, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं और फिर ये आगे कंटिन्यू के बनाती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो इसकी दो ब्रांचेज हैं, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सबसे पहले ये दोनों याद रखनी है। और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की फर्दर ब्रांचेज होती हैं इंटरनल लैरिंजियल नर्व। ठीक है, तो ये तीन तरह की नर्व्स जो है ना आपने याद रखनी है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट। अब यहाँ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम जो है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है बेसिकली 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व की ब्रांच होती है जो कि न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगस से निकलती है और ये आपके पास सप्लाई करती है आपके किसके मसल्स को, आपके सारे वोकल कॉर्ड्स को और लैरिंग्स के मसल को। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो ब्रांचेज होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया सुपीरियर लैरिंजियल नर्व वो सप्लाई करती है क्रीकोथायरॉइड मसल को। ठीक है, और बाकी सारे जो मसल्स होते हैं एक्सेप्ट द क्रीकोथायरॉइड वो सारे मसल सप्लाई होते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। तो पहला तो आपने ये जो है ना मेन पॉइंट आपने याद रख लेना है कि आपके लैरिंजियल नर्व की सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सप्लाइज ओनली वन सिंगल मसल दैट इज क्रीकोथायरॉइड मसल एंड ऑल अदर लैरिंजियल मसल्स आर सप्लाइड बाय द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अच्छा, अब इसकी सेंसरी सप्लाई भी होती है। सेंसरी सप्लाई जो होती है आपकी जो है वो वोकल कॉर्ड्स के अबव जो होती है वो आपकी इंटरनल लैरिंजियल नर्व से होती है और बिलो द वोकल कॉर्ड आपके रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से होती है। क्योंकि आपने देख लिया ना कि वोकल कॉर्ड सेंटर में पड़े हैं, ऊपर आपकी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो नीचे से आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है आर्च ऑफ एओर्टा से घूमकर। डायग्राम दिखाने का मकसद ही यही था कि आपको पहले इसकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ आए, तब आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब मसल्स के फंक्शन पता होंगे तो फिर आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि वेयर इज़ द पैथोलॉजी। सो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये कह रहे हैं कि बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अगर डैमेज हो जाए तो कौन सा मसल स्पेयर्ड यानी बचा हुआ होता है, कौन से मसल को नुकसान नहीं पहुंचता, तो इट इज़ क्रीकोथायरॉइड मसल, क्योंकि क्रीकोथायरॉइड मसल जो होता है वो आपका सुपीरियर लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होता है। देन क्वेश्चन है एन ओल्ड patient present with the hoarseness of voice and paralysis of one vocal cord with the loss of the gag reflex। अब ये जो गैग रिफ्लेक्स होती है ना आपकी, ये आपकी वेगस नर्व से होती है। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर कि गैग रिफ्लेक्स आपकी वेगस नर्व से कंट्रोल होती है। तो वेन एवर द वेगस नर्व इज डैमेज द लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। अ पेशेंट आफ्टर पोस्टीरियर थायरॉइडेक्टमी डेवलप द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो होती है वो बेसिकली आपके जो है थायरॉइडेक्टमी के बाद कॉमन होती है बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। Examination revealed tense vocal cord. Which of the following is most likely damaged? तो thyroarytenoid muscle is damaged. That is why there is the tense vocal cord. अच्छा, बेसिकली वोकल कॉर्ड की मूवमेंट से या वोकल कॉर्ड के रिलैक्स या इंटेंस होने से जो है ना साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास जो वोकल कॉर्ड को मसल टेंस करवाता है दैट इज़ क्रीकोथायरॉइड और वोकल कॉर्ड को रिलैक्स कराता है दैट इज़ थायरो
अरेटिनॉइड। ठीक है, जब हमारा वोकल कॉर्ड टेंस होता है तो क्रिकोथायरॉइड मसल इसको टेंस करवाता है। इसको रिलैक्स कौन कराता है? थायरो अरेटिनॉइड। लेकिन ट्रिक्योस्टमी, किसी पेशेंट की ट्रिक्योस्टमी हुई या कोई थायराइड सर्जरी हुई, उसके बाद आपको टेंस वोकल कॉर्ड मिले हैं, यानी कि वोकल कॉर्ड आर फेल टू रिलैक्स। तो जब फेल टू रिलैक्स की बात आती है तो इसका मतलब क्या है? थायरो अरेटिनॉइड मसल आर इन्वॉल्व बिकॉज वोकल कॉर्ड आर फेल टू रिलैक्स। In the some paper thyroaretinoid was not present in the option, then पोस्टीरियर क्रिकोथायरॉइड, क्योंकि पोस्टीरियर क्रिकोथायरॉइड भी जो है वो आपके सम हाउ वोकल कॉर्ड को रिलैक्स कराता है, बट नॉट क्रिकोथायरॉइड। पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड, नॉट थायरॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, देन आता है पार्शियल रिसेक्शन ऑफ द बोथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अकर्ड, वॉट विल हैपन टू द वोकल कॉर्ड। तो इसमें हमारे पास वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना, उनकी टोन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बिकॉज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ने उनको एक अलाइन पोजीशन में रखा था, उनकी एक टोन को मेंटेन रखा था। तो जब हमारे पास बायलैटरल दोनों साइड की, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती हैं तो हमारे पास वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो लूज़ होकर मिड लाइन में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बायलैटरल यानी दोनों साइड से डैमेज होती है तो वोकल कॉर्ड अपनी पूरी तरीके से अपनी टोन को खो देते हैं और लूज़ होकर मिड लाइन में आ जाते हैं, इंटरमीडिएट पोजीशन में आ जाते हैं। अ पेशेंट डेवलप द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ऑन इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी, स्लगिश मूवमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड। अगेन हमारे पास हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और हमारे पास जो है यानी कि वोकल कॉर्ड की टोन ख़त्म हो गई है, तो इंजरी टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इंजरी टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज़ पॉसिबल। देन है नोट द इंजरी टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कैन रिजल्ट इन द वीकनेस और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। दिस इज़ द मेन MCQ कि जब भी आपके पास हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का सिनेरियो होगा तो आपने याद रखना है कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज़ इन्वॉल्व। देन नर्व इमीडिएट लैटरल टू द ट्रेकिया, तो लैटरल टू द ट्रेकिया कौन सी नर्व होती है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। इसीलिए ट्रेकियोस्टमी में जो है वो हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के डैमेज होने का रिस्क होता है। Then scenario है 50-year-old patient present with the hoarseness of voice on examination had the left vocal cord paralysis। Again vocal cord paralysis है, hoarseness of voice है, तो recurrent laryngeal nerve damage है। जब left side का damage है तो left recurrent laryngeal nerve will be involved in this scenario। नेक्स्ट सिनेरियो है कि फोनेशन ऑफ वॉइस इज प्रोड्यूस व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर अडक्टेड। ठीक है, जब वोकल कॉर्ड्स अडक्ट होते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग द फेरेंजियल स्टेज ऑफ सॉल्विंग वोकल कॉर्ड इन द लैरिंग्स आर अडक्टेड। ठीक है, इसी तरह जब हम जो है वो खाना खाते हैं तब भी वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो अडक्टेड पोजीशन में होते हैं। डबल डी का वर्ड याद रखना है कि अडक्टेड होते हैं इन दोनों कंडीशन में। इट ऑल्सो कम एज दैट द ड्यूरिंग द फेरेंजियल स्टेज ऑफ सॉल्विंग जो है आपका ये अब यहाँ पे क्लियर नहीं है मुझे वर्ड के वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रांगली अप्रॉक्सीमेटेड। ठीक है, सो बेसिकली आपकी फेरेंजियल फेस ऑफ सॉल्विंग में होता क्या है कि जब हम सॉलो करते हैं फूड को तो लैरिंग्स जो होती है ना वो एलिवेट हो जाती है, सांस की नाली ऊपर हो जाती है, खुराक की नाली नीचे हो जाती है, ताकि आपका फूड का जो बोलस है ना वो स्लिप होकर आपके खुराक की नाली में ही जाए, सांस की नाली में ना जाए, इसलिए सांस की नाली थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, लैरिंग्स एलिवेट हो जाती है। तो जब लैरिंग्स एलिवेट होती है तो नीचे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो अडक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों साइड के वोकल कॉर्ड बीच में आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल ही अडक्ट हो जाते हैं और एपिग्लॉटिस जो होता है वो एयरवे को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता है। तो जब एयरवे क्लोज हो जाती है तो हमारे पास आराम से फूड पार्टिकल जो है वो स्लिप होकर ईसोफेगस में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका मेजर मैकेनिज्म है कि ड्यूरिंग द फेरेंजियल स्टेज ऑफ सॉल्विंग लैरिंग्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, वो आगे की तरफ हो जाती है ताकि फूड उसके अंदर जो है वो स्लिप होकर, ताकि हम जब जैसे ही खाना निगलें तो वो डायरेक्टली स्लिप होकर ईसोफेगस के अंदर चला जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 285 है इसमें लिखा हुआ है कि एक पेशेंट है जिसकी पोस्टीरियर थायरॉइडेक्टमी हुई है और वो हब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ प्रेजेंट हुआ है और उसमें लूजनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड है। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने को कहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि इन मसल के नाम और फंक्शंस को बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपके वोकल कॉर्ड को टेंस कौन करता है? क्रिकोथायरॉइड, और रिलैक्स कौन करता है? थायरोअरेटिनॉइड। तो अब आपके अगर वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो रिलैक्स पड़े हुए हैं, मतलब वो टेंस नहीं हो रहे, तो उनका इसका मतलब कौन सा मसल डैमेज है? क्रिकोथायरॉइड, क्योंकि क्रिकोथायरॉइड का काम था वोकल कॉर्ड को टेंस करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वोकल कॉर्ड के मसल्स हैं, लैरिंग्स के मसल्स हैं। अब लैरिंग्स के मसल में आपके पास हैं पोस्टीरियर क्रिकोअरेटिनॉइड मसल,
थायरोएरिटिनॉइड मसल, क्रीकोथायरॉइड मसल एंड लेटरल क्रीकोथायरॉइड मसल। इनको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कौन से मसल्स आपके अडक्टर हैं, कौन से मसल एबडक्टर हैं, कौन से टोन को इंक्रीज करते हैं और कौन से टोन को रिलैक्स रखते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस हाउ, जिस तरह मैं बता रही हूँ। तो वोकल कॉर्ड का एबडक्टर मसल जो होता है वो पोस्टीरियर क्रीको एरेटिनॉइड होता है, ठीक है। और अब अडक्टर जो होते हैं वो आपके लेटरल क्रीको एरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड और ऑब्लिक एरेटिनॉइड होते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड को टेंस कौन करता है? क्रीकोथायरॉइड। और वोकल कॉर्ड को रिलैक्स कौन करता है? थायरो एरेटिनॉइड, ठीक है। और फाइन एडजस्टमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड यानी वॉइस की जो हमारी मेरी जिस तरह एक तीखी सी आवाज़ है, तो एक तीखी आवाज़ को कौन बनाता है? वोकैलिस मसल। तो दीज आर द मसल्स ऑफ द लैरिंक्स, इंट्रिंसिक muscles of the larynx that are mainly involved in the voice production. सो रफ्यूला कहती है पोस्टीरियर क्रीको एरेटिनॉइड, ऊपर मैंने सबसे ऊपर बताया था कि ये एबडक्शन यानी ओपन करता है वोकल कॉर्ड्स को, थायरो एरेटिनॉइड जो होता है वो रिलैक्स करता है, क्लोज करता है वोकल कॉर्ड्स को, क्रीकोथायरॉइड मसल टेंस करता है वोकल कॉर्ड्स को, और लेटरल क्रीको एरेटिनॉइड मसल भी अडक्शन में इन्वॉल्व होता है वोकल कॉर्ड की। तो आपको अडक्टर, एबडक्टर, टेंसर, रिलैक्सर सब याद होने चाहिए ऑफ दी वोकल कॉर्ड। सो अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। 2 days आफ्टर परफॉर्मिंग अ मेडिकल स्कूल इवेंट अ बॉय प्रेजेंट विद द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी शो द बोइंग ऑफ द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग अडक्शन, विच मसल्स इन्वॉल्व। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपके दोनों वोकल कॉर्ड मसल्स जो हैं वो अडक्ट हुए हुए हैं ना, ठीक है। उनकी अडक्शन जो है वो हुई हुई है प्रॉपर। तो दिस इज़ द मसल इन्वॉल्व विद द थायरो एरेटिनॉइड मसल, जो कि हमारे पास लो पिच कर देता है साउंड को, बो डाउन कर देता है साउंड को। दिस इज़ द थायरो एरेटिनॉइड मसल। अ बॉय वॉज स्क्रीनिंग इन द क्लासरूम एंड टीचर गॉट इरिटेटेड एंड आस्क हिम टू लोअर द पिच ऑफ द वॉइस, द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पिच ऑफ द साउंड। तो मसल टेंस करने वाला, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करने वाला क्रीकोथायरॉइड मसल। अडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड इज पोस्टीरियर क्रीकोथायरॉइड muscle. The student was screaming at high pitch. The teacher asked him to lower down his pitch. तो अगर आपकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है तो which muscle help to low this pitch is thyroeretinoid. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपके वोकल कॉर्ड टेंस होते हैं, जैसे अभी मेरे टेंस हैं, ठीक है, मैं जो है वो अपनी गले से और अपने सारियस से बोल रही हूँ, तो दिस इज़ द टेंस वोकल कॉर्ड। तो इसमें हाई पिच साउंड होता है। तो हाई पिच साउंड में बेसिकली क्रीकोथायरॉइड मसल होते हैं। लेकिन अगर लो पिच साउंड के साथ कोई भारी भारी सा बोल रहा है और हल्का हल्का बोल रहा है तो फिर थायरोएरेटिनॉइड होते हैं, क्योंकि वो पिच को लो कर देते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर कोई हाई पिच के साथ स्पीक आउट कर रहा है तो क्रीकोथायरॉइड मसल इज़ वेरी गुड फंक्शनिंग, बट अगर किसी का जो है वो लो पिच साउंड है तो वो थायरोएरेटिनॉइड मसल इज़ फंक्शनिंग इन दिस पेशेंट, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशंस। So take home message is that's कि you need to remember the muscles, you need to remember the nerve supply and the branches of the vagus nerve। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी हैं।